नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। इस केस में अब तक कई नए अपडेट सामने आए हैं। पुलिस ने इस मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की है। एसआईटी जांच कर रही है और कोर्ट ने लापरवाही को लेकर के सख्त सवाल पूछे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ सीसीटीवी फुटेज व अन्य वीडियो वायरल होने से विवाद और बढ़ गया। मामले में अब अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी तय करने और जांच की दिशा को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। ये जो घटना है वो उस वक्त हुई जब 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम से काम करके अपने घर लौट रहे थे। युवराज सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में रहते थे। रात के समय घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के बीच उनकी एसयूवी सड़क किनारे मौजूद एक गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। बताया गया कि ये गड्ढा निर्माण कार्य के लिए खोदा गया था, जिसे सुरक्षित तरीके से बैरिकेड या फिर यूं कहें कि फेंसिंग करके बंद नहीं किया गया था। उसी इलाके में नाले की दीवार भी टूटी गई। उसी इलाके में ड्रेन की दीवार भी टूटी हुई थी, जिसकी मरम्मत को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के बाद जो बातें सामने आई उसके मुताबिक कार गिरने के बाद युवराज कुछ समय तक जीवित थे और मदद के लिए लगातार प्रयास होते रहे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लगने और कठिन परिस्थितियों के चलते उनकी जान नहीं बच पाई। घटना के बाद शुरुआती जानकारी में कहा गया कि कार पानी भरे गड्ढे में गिरने के बाद युवराज अंदर फंसे रहे। वहां मौजूद स्थानीय लोगों और कुछ राहगीरों ने उनकी मदद की। एक डिलीवरी एजेंट का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने बताया कि वो मौके पर मौजूद थे और उन्होंने पानी में उतर करके उन्हें बचाने की कोशिश की। इसी दौरान बताया गया कि कोहरा बहुत ज्यादा था, ठंड ज्यादा थी, पानी में लोहे की रॉड्स सामग्री होने की वजह से जोखिम था और इसी कारण रेस्क्यू में दिक्कत आई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया दोस्तों कि पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पूरी रेस्क्यू प्रक्रिया में समय लगा। युवराज के पिता भी वहां पहुंचे और मदद की गुहार लगाते रहे। बाद में दोस्तों युवराज का जो शव है उसको बाहर निकाला गया। इस हादसे के बाद सवाल उठने लगे कि जिस जगह ये खाई या फिर यूं कहें कि ये जो गड्ढा मौजूद था, वहां आखिर सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे? निर्माण स्थल के आसपास फेंसिंग, बैरिकेड या फिर रिफ्लेक्टर या फिर कोई भी चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं था? घटना स्थल का वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें पानी से भरा हुआ गड्ढा और आसपास सुरक्षा इंतजाम की कमी दिखाई देने लगी। इसके साथ ये भी चर्चा हुई कि ये इलाका आधुनिक शहर माना जाता है, लेकिन फिर भी सड़क और निर्माण व्यवस्था में लापरवाही कैसे हो सकती है? मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर ये मामला पहुंच गया और एसआईटी गठन की जानकारी भी सामने आने लगी। एसआईटी को जांच में ये देखने के लिए कहा गया कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, किसकी लापरवाही थी इसमें और किसकी जिम्मेदारी बनती है और बचाव कार्य में कहां कमी रह गई। जांच में प्राधिकरण, प्रशासन और पुलिस की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई गई। इसी बीच दोस्तों इस केस में अब दूसरी एफआईआर भी दर्ज हो गई। हम आपको बताएं कि दूसरी एफआईआर में 5 बड़े नाम सामने आने की जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है। इस दूसरी एफआईआर में एक कमर्शियल प्लाट के मालिक, बिल्डर और अन्य स्टेक होल्डर्स के नाम जुड़े हुए। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी एफआईआर में जिन नामों का उल्लंघन किया गया है उनमें अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल बोहरा और निर्मल कुमार, यानी कि लोटस ग्रीन से जुड़े हुए नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पहले से दर्ज मामले के अलावा अब पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़ी धाराओं में भी कार्रवाई की गई। बताया गया कि उस गड्ढे में पानी और कचरा जमा था, बदबू और स्वास्थ्य खतरे जैसी स्थिति बनी हुई थी। यानी दोस्तों अब ये जो केस है वो सिर्फ दुर्घटना तक नहीं बल्कि निर्माण और सार्वजनिक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन तक या यूं कहे कि पर्यावरण नियमों से जुड़े पहलुओं तक भी बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अभय कुमार को पहले भी हिरासत में लिया गया था और बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई। वहीं एसआईटी इस केस में ये जानने की कोशिश कर रहा है कि निर्माण स्थल का नियंत्रण किसके पास था, सुरक्षा बैरिकेड किसकी जिम्मेदारी थी और ये जगह इतनी खतरनाक स्थिति में कैसे छोड़ी गई। इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि कोर्ट में ये भी मामला पहुंच चुका है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि आखिर जिम्मेदार कौन है और जवाबदेही किसकी तय होगी। कोर्ट ने लापरवाही को लेकर के सीधे सवाल पूछे कि घटना के बाद भी अब जिम्मेदार तय क्यों नहीं हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि कोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही पर खड़ा रुख दिखाया और पूछा कि ऐसी स्थिति में किसकी जिम्मेदारी बनती है, प्राधिकरण की, बिल्डर की या फिर उन विभागों की जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। जांच के दौरान सबसे बड़ा विवाद उस वक्त बढ़ा जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिन्हें लिंक बताया गया।
वायरल फुटेज और वीडियो को लेकर के दावा किया गया कि युवराज हादसे से पहले गुरुग्राम के एक क्लब में दोस्तों सहकर्मियों के साथ पार्टी में मौजूद थे। रिपोर्ट में यह भी वीडियो करीब 38 सेकंड का बताया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक बिल भी सामने आया है जिसमें पार्टी का खर्च करीब 1.96 लाख रुपए बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि पार्टी में कंपनी के कई लोग शामिल थे। पार्टी शाम 7 बजे शुरू हुई और बिल रात 10 बजे का बताया गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलने लगी हैं। कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि इस तरह की फुटेज या फिर निजी वीडियो को जांच के बीच किस उद्देश्य से बाहर लाया जा रहा है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है दोस्तों कि वीडियो के जरिए ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो हादसा है वो युवराज की गलती या फिर यूं कहे कि लापरवाही से हुआ है, जैसे कि नशे में ड्राइविंग का संकेत देकर के जिम्मेदार का फोकस बदल दिया जाए। हालांकि इस पर कोई भी अंतिम पुष्टि सामने नहीं आई है क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वीडियो किसने जारी की है और ये रिकॉर्ड कब हुआ और इसका हादसे से सीधा संबंध आखिर कैसा है। पुलिस या फिर प्रशासन की तरफ से इस वीडियो को लेकर के स्पष्ट बयान सार्वजनिक रूप से अभी तक नहीं मिला है। यहीं से एक और सवाल उठने लगता है दोस्तों कि जब मामला संवेदनशील जांच में था तो सीसीटीवी फुटेज या फिर वीडियो किसने लीक की? ये फुटेज किसके पास थी? किसने आखिर ये सोशल मीडिया तक पहुंचाई और क्या ये जांच प्रक्रिया का उल्लंघन है? इसी को लेकर के लगातार पूछा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज लीक करने के पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है। इसके अलावा घटनास्थल की व्यवस्था को लेकर के भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट और सोशल मीडिया चर्चाओं में ये मुद्दा सामने आया है कि 1 जनवरी को ट्रक की टक्कर से नाली की दीवार टूटी थी, तो 15 दिन तक इसे ठीक क्यों नहीं किया गया? बैरिकेड क्यों नहीं लगाई गई? सड़क की डिजाइन और निर्माण के दौरान छोड़े गए गड्ढे पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्डर पर जुर्माना या फिर कार्रवाई के सवाल भी उठे। इसी के साथ ये भी कहा गया कि यदि निर्माण स्थल का गड्ढा खुला तो उसे फेसिंग से बंद क्यों नहीं किया गया? घटना के बाद रेस्क्यू की प्रक्रिया भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप ये भी सामने आ रहे हैं दोस्तों कि पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंचने के बावजूद प्रभावी तरीके से बचाव नहीं कर पाई। कुछ रिपोर्ट ये भी कह रहे हैं कि मदद करने वाले एक गिग वर्कर या फिर डिलीवरी एजेंट को थाने में बैठा करके दबाव बनाने जैसी बातें भी सामने आई, जिस पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि कोई मदद कर रहा था तो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। दोस्तों हम आपको बताएं कि एसआईटी जांच में अब इन सभी बिंदुओं की जांच हो रही है। निर्माण स्थल की जिम्मेदारी, प्राधिकरण की इसमें भूमिका और प्रशासन की निरीक्षण या फिर बचाव दल की सक्रियता और घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई। रिपोर्ट में कहा गया कि फरार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश चल रही है। एक और अपडेट है दोस्तों इसमें हम आपको बताएं कि नोएडा अथॉरिटी से जुड़ा एक कथित वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर टेंडर कमीशन जैसी बातों की चर्चाएं देखी जा रही है। हालांकि इसकी सत्यता पर अलग अलग दावे हैं और संबंधित इंजीनियर ने इसे फर्जी या फिर एआई बनाया हुआ बता रहे हैं। इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद ये जो मामला है वो केवल एक दुर्घटना तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब प्रशासनिक व्यवस्था और सिस्टम की कार्यप्रणाली तक सवालों के घेरे में आ गया। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि युवराज के इस एक्सीडेंट या युवराज के पीछे आखिर में कोई साजिश थी या फिर प्रशासन की लापरवाही? आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.